पापा। हाँ गौरव बेटा। पापा आज आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आज आपकी गुलामी का आखिरी दिन है ना। और पापा कल से आप पिंजरे से आजाद हो जाएंगे और फिर आप किसी आजाद पंछी की तरह आकाश में स्वच्छंद विचरण करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। अरे कहाँ गौरव बेटा, ऐसे कैसे होगा। अपने पूरे जीवन भर पिंजरे में बंद रहने के बाद इस पंछी के पंखों में अब उतनी शक्ति कहाँ रह गई है कि वो अपने लिए स्वच्छंद विचरण करने की बात सोच सके। अब तुम ही बताओ बेटा, ये सब इतना भी आसान नहीं है। मैं पिछले 40 सालों से लगातार घर से सुबह सुबह खाने का डिब्बा लेकर निकलता था और सारा दिन काम करके मैं शाम को घर वापस लौटता था। बेटा बस ऐसी ही तो मेरी दिनचर्या थी, तो फिर अब घर में मेरा मन कहाँ से लगेगा। सच कहूँ गौरव बेटा, मुझे तो अब ये रिटायर शब्द से भी ना बहुत डर लगने लगा है। देखिए पापा, 3-4 दिन तो आपको समय लगेगा और घर में 3-4 दिन आपकी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको घर में अच्छा महसूस होने लगेगा और फिर आप अपने नए जीवन का आनंद लेना शुरू कर देंगे और आपको घर में अच्छा लगने लगेगा। और घर में माँ और बच्चे भी तो हैं, उनके साथ आपका समय बीत जाएगा। अरे नहीं बेटा, मैं घर पर नहीं बैठ सकता, बल्कि मैंने तो नई नौकरी ढूंढना भी शुरू कर दिया है और मैंने तो कुछ जगहों पर साक्षात्कार भी दे रखा है। और वैसे भी मुझे कोई पेंशन तो मिलेगी नहीं, लेकिन नई नौकरी से कम हाथ में 4 पैसे तो बने रहेंगे। और बेटा ऐसे मेरा समय भी तो अच्छा खासा कट जाएगा। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? जीवन भर काम करने के बाद क्या ये आपकी नौकरी ढूंढने की उम्र है? बल्कि पापा ये समय तो आपका अपने पोते पोतियों के साथ खेलने और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का समय है, बल्कि नौकरी करने का समय नहीं है। गौरव बेटा, मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ। तुम ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने तुमसे ज्यादा ही दुनियादारी देखी है। मैं सब कुछ अच्छे से समझता हूँ कि तुम मेरे रिटायर होने के बाद मुझे अपना सेवक बनाकर रखना चाहते हो। पापा ये कैसी बात कर रहे हो आप? पापा मैं आपके लिए ऐसा तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। अरे बेटा, मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। बेटा आजकल तो घर घर की यही कहानी है। अरे बूढ़े माता पिता तो किसी गिनती में ही नहीं आते, बस अपने बेटे बहू के सेवक बनकर रह जाते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल से लेकर आना, घर की सब्जी भाजी लेकर आना, घर में किसी की दवाई लेकर आना, और अगर घर का कोई सामान खराब हो गया है तो उसे ठीक करा कर लाना। बेटा रिटायर बुजुर्गों का यही सब तो काम रह जाता है। नहीं पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ बेटा, क्योंकि यही सत्य है। आजकल घर घर में वृद्ध माता पिता के साथ अब ऐसा ही तो हो रहा है। और सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ ना, तो मेरे सारे मित्र मुझे यही सब कुछ तो बताते हैं कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उनके साथ उनके बच्चे कैसा व्यवहार करते हैं। हाँ ठीक है पापा, आपके मित्रगण ये सब आपको बताते होंगे, लेकिन सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। हर परिवार की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। पापा आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा कल से आप अपनी इच्छा के मालिक होंगे। जब आपका मन करेगा तब आप सोइए, जब आपका मन करे तब आप उठिए। आपको घर में कोई भी ऐसा वैसा कोई काम नहीं बताया जाएगा और ना ही पापा हम में से कोई भी आपकी दिनचर्या में किसी प्रकार का खलल डालेंगे। ये पापा आपका घर है, इसलिए पापा प्लीज आप मेरी बात मानिए और आप ये नौकरी वोकरी ढूंढने का मत सोचिए। पापा मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज आप नई नौकरी ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए। बेटा गौरव, तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है, चलो चलकर नाश्ता कर लो। हाँ माँ चलो। चलिए पापा, हम सब लोग साथ में मिलकर नाश्ता कर लेते हैं। नहीं बेटा, मेरा मन नहीं है, जाओ तुम लोग नाश्ता कर लो। ठीक है पापा, बाकी बात हम शाम को करेंगे। ठीक है बेटा, वो तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी मेरा फैसला बिल्कुल भी नहीं बदलने वाला है। मैं इस घर में किसी का भी सेवक नहीं बनूंगा। अरे जब तक मेरे हाथ पैर में दम है तब तक मैं खुद नौकरी करूंगा और 4 पैसे खुद कमाऊंगा और किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूंगा। सदा की तरह मैं खुद ही पैसे कमाऊंगा और खुद ही अपना खर्चा उठाऊंगा, लेकिन मैं किसी का सेवक तो कतई नहीं बनूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद, ठीक है पापा, अभी हम लोग चलते हैं और फिर शाम को मिलकर बात करते हैं। हाँ ठीक है बेटा। चलिए जी, देर हो रही है। मम्मी जी, मैंने अपनी चाय ले ली है और मैंने अपना लंच भी रख लिया है। मैं ऑफिस पहुंचकर ही लंच कर लूंगी, मुझे आज बहुत ही देर हो रही है। हाँ बहू, ठीक है तुम जाओ, लेकिन मम्मी जी जरा मीनू का ध्यान रखिएगा, उसे रात में तेज बुखार था, मैंने इसलिए दवाई देकर उसे सुला दिया है। हाँ ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगी। और मम्मी जी, जब बिट्टू स्कूल से आएगा ना, तो आप उसे खाना खिला दीजिएगा। आज तो वो स्कूल जाते समय बहुत ही नाटक कर रहा था, वो तो आज बिल्कुल भी कुछ भी खाकर नहीं गया है। हाँ बहू, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं यहाँ हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम आराम से ऑफिस जाओ। ओके, थैंक यू मम्मी जी।
चलिए जी, बहुत देर हो रही है आज तो। हाँ हाँ ममता, किसी को चिंता करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर इस घर में एक स्थायी नौकरानी जो रखी हुई है, बस कोई भी तुम पर दिन भर हुक्म चलाते रहे और तुम हो कि बस सबकी जी हुजूरी ही करते रहती रहो। ये आप क्या बोल रहे हो जी? अरे मैं जो भी कह रहा हूँ सत्य ही तो कह रहा हूँ। अरे इसमें नौकरानी वाली क्या बात है जी? भला कोई अपने घर के काम करने से छोटा हो जाता है क्या? शायद आप ये बात कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये सारी बातें ना आपके दिमाग के बाहर की है। चलिए अब आप ये सब बातें जाने दीजिए जी। और वैसे भी आज आपके ऑफिस का आखिरी दिन है, तो आप चलकर तैयार हो जाए। फिर तो कल से आपको मेरे साथ घर पर ही तो रहना है। फिर आप मुझे आराम से बैठकर अपने जीवन की ढेर सारी गाथा सुनाएगा। अरे ममता, तुम मेरी समझ की तो छोड़ो, लेकिन कम से कम तुम अपनी समझ की तो बात करो। अरे तुम दिन भर घर के काम काजों में लगी रहती हो, और बहू तो लगता है बस नाम की ही बहू है और नाम की ही माँ है। अरे उसके भी तो कुछ फर्ज बनते हैं ना। वो तो अपने बच्चों की देखभाल कभी नहीं करती है, बस ले देकर तुम ही उनके बच्चों की देखभाल करते रहती हो। मुझे समझ में नहीं आता, जब बहू बेटा दोनों इतने रुपए कमाते हैं तो वो इन सब कामों के लिए आया क्यों नहीं लगवा लेते। ये सारा काम वो तुमसे ही क्यों करवाते हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जी? अरे कौन सा बहू घर पे बैठी हुई है और जो अपने बच्चों को नहीं देख रही है। बहू सुबह ऑफिस चली जाती है और दिन भर काम करती रहती है। और आप एक बात बताए, ये सब काम क्या मैंने अपने दिनों में नहीं किए हैं क्या? मैंने भी तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है ना। क्या आप ये बात भूल चुके हैं कि मैंने तो अपने दोनों बच्चों की परवरिश खुद की है? क्या तब आपकी नजरों में मेरी केवल एक नौकरानी से ज्यादा अहमियत नहीं थी? और उस समय तो घर में नौकर चाकर भी नहीं थे, तब तो मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी और मैं माँ बाबूजी की सेवा भी करती थी और साथ में अपने बच्चों को भी संभालती थी। क्या तब आपकी नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं थी? अरे ये सब जाने दो ममता, भैंस के आगे बीन बजाने से ना कोई मतलब नहीं है। ठीक है ममता, आज के बाद मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हें जिसकी भी गुलामी लगती है तो तुम खुशी खुशी करो, लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, मैं तो अपने बहू बेटे की गुलामी कभी भी नहीं करूँगा और ना ही अपने बेटे बहू के घर में एक घरेलू नौकर बनकर रहूंगा। मेरे लिए हमेशा से ना मेरा आत्मसम्मान सर्व पर ही रहा है। ना जाने आपको क्या हो गया है जी, जो आप हमेशा अपने आत्मसम्मान की ही रट लगाए बैठे रहते हैं। अच्छा हुआ जो इस वक्त बेटा बहू घर पर नहीं है, और ना जाने अगर वो आपकी बात सुनते तो वो क्या सोचते। अरे अगर सुन लेते तो सुन लेते, मैं तो ये सब कुछ उनके सामने भी बोलने की हिम्मत रखता हूँ। मैं तुमको भी साफ साफ बता देता हूँ कि मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ। और एक बात और ममता, जो कुछ आज मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, यही सब मैं अपने बेटे बहू से भी कह सकता हूँ। हे भगवान, क्यों आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने पर तुले हैं जी। याद कीजिए आप वो दिन जब हम पैसों को तरसते थे। तब एक दिन आपने बड़ी शान से कहा था, तब आपने बहुत शान से कहा था कि चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप अपने बेटे गौरव को क्लर्क की नौकरी नहीं कराएंगे, उसे बड़ा इंजीनियर या फिर बड़ा डॉक्टर ही बनाएंगे। हाँ तो क्या फिर मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया क्या? तो क्या मैंने अपने बेटे को इंजीनियर नहीं बनाया क्या? अरे उन दिनों हमने कितने तंगी में अपने दिन गुजारे थे, भला क्या तुम ये नहीं जानती हो? हाँ हाँ जी, मैं सब जानती हूँ और मुझे सब कुछ याद है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार माता पिता लाख प्रयत्न करते हैं कि वो अपने बेटे को अपने अनुसार कोई बड़ी नौकरी कराए, लेकिन तब भी कई बार कई संतान कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अपना बेटा गौरव देखो ना, कितना होनहार है, और हमारे बेटे ने अपने पैरों में खड़े होते ही आपकी सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी। उसने अपनी बहन की शादी कितनी धूमधाम से की थी, भले ही उसे अपनी बहन की शादी के लिए कर्ज लेना पड़ गया, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा था। आपको बिना बताए ही उसने ना जाने कितने ही रुपए अपनी बहन की शादी में खर्च किए, और वो भी कर्ज लेकर, और उसने हम लोगों को कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वो तो हमें ये सब बातें बाद में पता चली थी। अरे इतना समझदार और सुलझा हुआ बेटा है हमारा। अब तुम्हारी अकल को तो मैं क्या ही कहूँ ममता, तुम्हें तो ना पुत्र मोह ने अंधा बना दिया है। अरे अपनी बहन के लिए उसका कोई कर्तव्य था या नहीं? उसने अपनी बहन की शादी में रुपए पैसे खर्च करके सहायता करके सिर्फ और सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन किया है और कुछ नहीं। अरे अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए इतना ही ना करें तो फिर परिवार होने का मतलब ही क्या रह जाता है? यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ जी। हमारा बेटा गौरव बहुत ही समझदार है,
वो कभी भी अपने माता पिता के आत्मसम्मान को थोड़ी सी भी ठेस नहीं पहुंचने देगा। इसलिए आप ये नौकरी की जिद छोड़ दीजिए। आपको याद है जब हमारे बेटे ने इस कोठी को खरीदने की बात की थी, तब हमने अपने 3 कमरों के मकान को बेच दिया था और हमने खुशी खुशी अपने बेटे की बात मान ली थी। लेकिन तब आपने अपने बेटे के सामने क्या जिद रखी थी कि ये मकान वो अपनी माँ के नाम पर खरीदे। लेकिन गौरव ने एक सवाल भी नहीं किया और उसने ये मकान मेरे नाम पर खरीदा है। हाँ ममता, लेकिन वो सब तो मैंने अपने लिए नहीं किया था, ये सब तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया था, क्योंकि आजकल की संतानों का ना कोई भरोसा ही नहीं रह गया है। अरे भला क्या पता कल को यदि हमारी संतान हमसे कहे कि हमारे घर से बाहर निकल जाओ, तो सोचो तब हम कहाँ जाएंगे। अरे यही सब कुछ सोचकर तो मैंने इस कोठी को तुम्हारे नाम करवाया है। हे भगवान, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे समझाऊं। ना जाने आपके मन में इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई है। ममता, तुम ये सब कुछ नहीं समझोगी। ये कड़वाहट नहीं है, ये तो आत्मसम्मान की लड़ाई है। अरे आत्मसम्मान की लड़ाई, और वो भी इतने अच्छे बहू बेटे के साथ रहकर। अरे तो और नहीं तो क्या। मानता हूँ अब तुम्हारा बेटा शहर का जाना माना इंजीनियर बन गया है और बहू प्रसिद्ध डॉक्टर बन गई है और दोनों मिलकर खूब रुपए भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर एक दिन वो दोनों मुझे नीचा दिखाए या फिर अपने रुतबे का रोब दिखाए, ये तो मैं सब सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं अपने आत्मसम्मान की लड़ाई पर डटा हुआ हूँ। हे भगवान, यहाँ कौन आपको नीचे दिखा रहा है? ना जाने आपने अपने दिमाग में ये कैसी कुंठ पाल ली है और इसीलिए ना जाने ने आप दिन भर क्या क्या सोचते रहते हैं। अच्छा, अब तुम ये सब बहस छोड़ो और मुझे आज ऑफिस जाना है। आज मेरे ऑफिस में विदाई समारोह का कार्यक्रम है, इसलिए तुम जल्दी से मेरा लंच तैयार कर दो और कल से मुझे अपने नए काम में भी तो जुटना है। ठीक है जी, मैं अभी आपका लंच तैयार कर देती हूँ और आपका नया सूट भी निकाल देती हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद कैलाश बाबू अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। हे भगवान, ना जाने इन्हें क्या हो गया है। आजकल ये जितनी देर भी घर में रहते हैं बस एक ही राग अलापते रहते हैं कि बस मुझे तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है, मुझे अपने आत्मसम्मान की लड़ाई करनी है। अरे ये बात तो ऐसे करते हैं कि जैसे कहीं अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे। अरे ये बस अजीब अजीब तरह से ही बात करते हैं आजकल। जब ईश्वर की दया से हमारी बहू और बेटा बहुत ही अच्छे हैं और वो हमेशा हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं। अरे वो दोनों तो कभी भी ऊंची आवाज में हमसे बात भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं इन्हें क्या हो गया है जो ये अपने मन में ऐसी सोच बनाए बैठे हैं। मुझे लगता है कि इस विषय में मुझे गौरव से बात करनी चाहिए। अरे मैं उनकी बातों को सुन सुनकर अकेले ही कब तक घुटती रहूंगी। मुझे लगता है कि कहीं उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं हो गई है जो ये बस हमेशा अपने आत्मसम्मान की रक्षा की ही बात करते हैं। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि इस उम्र में मानसिक बीमारी भी तो हो जाती है। हाँ, मैं जरूर इस बारे में गौरव से बात करूंगी। क्या हुआ दादी, आप परेशान क्यों हो? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे माँ, आपको क्या हुआ? अरे बेटा, आज ऑफिस से तुम जल्दी आ गए। हाँ माँ, वो आज मेरी एक मीटिंग थी और मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, तो इसलिए आज मैं जल्दी घर आ गया। मम्मी पापा अपने विदाई समारोह में ऑफिस गए हैं। हाँ बेटा। मीनू, तुम जाके अपना होमवर्क कर लो बेटा। जी दादी। गौरव बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ, क्या हुआ, बोलिए ना। बेटा, ना जाने तुम्हारे पापा को क्या हो गया है। आजकल तेरे पापा बहुत ही बहकी बहकी सी बातें करते रहते हैं। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो, लेकिन मम्मी आप चिंता मत कीजिए। रिटायरमेंट के समय बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि अब तक पापा की इतने सालों से आदत बनी हुई थी कि वो सुबह उठकर तैयार होकर ऑफिस चले जाते थे और दिन भर अपने सहकर्मियों के साथ रहते थे। तो बस वो शायद यही सोचकर परेशान है कि अब उन्हें घर में रहना होगा। लेकिन माँ, आप चिंता मत कीजिए, जब धीरे धीरे पापा की भी घर पर रहने की आदत बन जाएगी ना, तो आप देख लेना, तब उन्हें घर में अच्छा लगने लगेगा। लेकिन बेटा, तेरे पापा बस ले दे के अपने आत्मसम्मान की जिद पर ही बैठे रहते हैं। हाँ माँ, इस उम्र में अपने आत्मसम्मान की चिंता होती है, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। पापा के आत्मसम्मान की रक्षा करना हम लोग बखूबी जानते हैं। पापा ये सोचते होंगे कि वो अब पैसे नहीं कमाएंगे तो वो हम पर बोझ बन जाएंगे, लेकिन हम उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे। इसलिए आप चिंता मत कीजिए माँ। और माँ, अभी मुझे ऑफिस का थोड़ा सा काम है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है बेटा, तुम जाओ। मुझे तो अपने बेटे बहू पर पूरा विश्वास है कि वो कभी इन्हें दुखी नहीं करेंगे और न ही ऐसी कोई बात करेंगे जिसे सुनने से इन्हें दुख होगा या मुझे दुख होगा। अरे मेरे बेटे बहू,
मेरी भी तो कितनी चिंता करते हैं। फिर शाम के समय, ममता, अरे आ गए जी आप। और बताएं कैसा रहा आपका विदाई समारोह का कार्यक्रम? अरे बहुत ही अच्छा रहा ममता, और मेरे बड़े अधिकारियों ने तो मेरी खूब तारीफ की। अच्छा, तो फिर बैठकर बताएं ना आप मुझे। अरे आज इतने सारे फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया गया ना, कि मैं तो आज बहुत ही गदगद हो गया। मैं जीवन भर इसी तरह का आत्मसम्मान चाहता हूँ। ममता, मुझे आज अपने आप पर बहुत गर्व हो रहा है कि मैंने अपने जीवन के 40 साल बहुत ही अच्छी तरह से बिताए हैं, और मैं इतना ईमानदार रहा कि आज हर कोई मेरी तारीफ करते तक नहीं रहा था। हाँ जी, आपने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है, तो फिर भला आपकी तारीफ कैसे ना होती। ही दादाजी आ गए। दादाजी चलिए ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं। नहीं बेटा, आज मैं बहुत थक गया हूँ, हम फिर कभी चलेंगे। दादाजी प्लीज चलिए ना। प्रॉमिस करता हूँ बेटा, मैं तुम्हें कल जरूर घुमाने लेकर जाऊंगा, लेकिन आज दादाजी को आराम करने दो। ठीक है दादाजी। अच्छा ममता, तुम मुझे 1 कप कड़क अदरक वाली चाय पिला दो, उसके बाद मुझे आराम करना है, और फिर मुझे कल नई दूसरी पारी की भी तो शुरुआत करनी है। दूसरी पारी? अरे कैसी दूसरी पारी जी? अरे कल से मुझे नई नौकरी ढूंढने भी तो जाना है। ये क्या जी, आप फिर से नौकरी करने की जिद करने लग गए? अरे आपने अपनी जिंदगी के 40 साल नौकरी की है, बल्कि अब तो आपको घर में बैठकर आराम करना चाहिए और अपने पोते पोतियों के साथ खेलना चाहिए। और आप हैं कि ये कैसी बेकार की जिद लेकर बैठे हैं। ममता, इसे तुम बेकार की जिद मत कहो, ये मेरे आत्मसम्मान की रक्षा की बात है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं अपने बेटे बहू का सेवक नहीं बनूंगा। हे भगवान, पता नहीं आपके दिमाग पर ये कैसा पत्थर पड़ गया है। ये कोई पत्थर नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई है। अरे मुझसे पहले जो मेरे मित्रगण रिटायर हुए हैं, वो तो मुझे बस यही बताते रहते हैं कि वो तो अब अपने बेटे बहू के दास बनकर ही रह गए हैं। अरे वो तो किसी नौकर की तरह घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं, और उनके घर में उनका कोई भी मान सम्मान भी नहीं करता है। हाँ, तो उनके बेटे बहू नहीं करते होंगे, और उनके बेटे बहू हमारे बेटे बहू की तरह नहीं होंगे। अरे ममता, दुनिया एक जैसी है, मैं सब अच्छे से जानता हूँ ममता। ये 2-4 दिन ना सब मुझसे बहुत प्यार से और अच्छे से बात करेंगे और मीठी मीठी बातें करेंगे, लेकिन उसके बाद जब देखेंगे कि मैं बैठे बैठे घर में खा रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ और बस आराम ही कर रहा हूँ, तो मैं ही अपने बेटे बहू की आंख में खटकने नहीं लगूंगा क्या? और ये दिन देखने से पहले ही मैं खुद अपने आप को इतना तैयार कर लूंगा कि कोई मेरे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए तुम ये व्यर्थ की बात करके मेरा समय बर्बाद मत करो। तुम बस चाय लेकर आओ और मुझे आराम करना है, और कल से फिर अपने काम में जुट जाना है। हे भगवान, इन्हें समझा पाना तो मेरे बस के बाहर की बात हो चुकी है। तो फिर तुम मुझे मत समझाओ ना, मैं किसी का सेवक नहीं बनूंगा, और ये मेरी जिद है। यस मैम, लेकिन मैम पेरेंट्स मीटिंग तो हमेशा सैटरडे को ही होती है ना, और सैटरडे को तो मेरा भी हाफ डे होता है, इसलिए मैं हर पेरेंट्स मीटिंग में आ जाती हूँ। लेकिन मैम मंडे को पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम आज हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट रहते हैं। लेकिन सैटरडे को हॉलिडे होने की वजह से इस बार पेरेंट्स मीटिंग मंडे को रखी गई है। ओके मैम, मैं पहुँचने की कोशिश करती हूँ। अरे क्या हुआ अर्चना? अरे देखिए ना जी, मीनू के स्कूल में मंडे को पेरेंट्स मीटिंग है। मंडे को तो हॉस्पिटल में बहुत ही पेशेंट रहते हैं। क्या इस बार पेरेंट्स मीटिंग में आप चले जाएंगे? लेकिन अर्चना, मंडे को तो हमारी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अरे क्या हो गया बेटा, तुम लोग सुबह सुबह क्यों परेशान हो? मम्मी, मीनू की स्कूल में मंडे को पेरेंट्स मीटिंग है, और मंडे को तो हम लोग बहुत ही बिजी होते हैं, इसलिए पेरेंट्स मीटिंग को लेकर थोड़ी टेंशन हो रही है। अरे बेटा, भला इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारे पापा तो अब से घर में ही रहेंगे ना, तो मीनू की स्कूल पेरेंट्स मीटिंग में वही चले जाएंगे। अरे 1 मिनट माँ, मुझे तो एक फाइल अपलोड करनी थी, मैं अभी आया। हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी कि अब तो पापा भी हमारी मदद कर सकते हैं, वो भी तो अब से घर में ही रहेंगे ना। देखो बहू, मैं कोई घर में आराम से बैठने वाला नहीं हूँ। आज मुझे अपनी जिंदगी की दूसरी पारी की शुरुआत करने जाना है, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं घर में रहकर किसी का सेवक नहीं बनूंगा। तुमने देख लिया ना ममता, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि धीरे धीरे यही सब कुछ होना है। ये आप क्या बोल रहे हो जी? अपने पोते पोतियों के स्कूल जाने में सेवक जैसी क्या बात है? अरे सेवक नहीं तो और क्या है, क्योंकि अब बहू बेटे बहुत ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, तो उनके पास तो अब फुर्सत ही नहीं है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियां वो मेरे कंधे पर डालना चाहते हैं। हाँ मैं मानता हूँ, मैंने क्लर्क की नौकरी की है, उसमें ज्यादा कुछ वेतन होता नहीं था, लेकिन हाँ मैं हमेशा पूरे आत्मसम्मान से जीता आया हूँ,
और आज भी मैं आत्मसम्मान से जीऊंगा और हमेशा जीता रहूंगा। मैं किसी के सामने बिल्कुल भी किसी का सेवक नहीं बनूंगा। इसलिए मेरी बात सुनो बहू, तुम्हें अपने बच्चों की जिम्मेदारी तुम्हें खुद ही उठानी चाहिए। अरे ममता तो पहले से ही इस घर की सेविका थी, तो क्या अब तुम मुझे भी इस घर का सेवक बनाना चाहती हो, जो अपने बच्चों की जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप रही हो? सुनो ममता, मैं अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मम्मी जी, ये पापा जी को क्या हो गया है? मैंने तो पापा जी से सिर्फ स्कूल जाने की बात करी थी, लेकिन पापा जी ने तो इसे कहां से कहां जोड़ दिया। माफ करना बहू, तुम अपने ससुर जी की बातों का बुरा मत मानना। ना जाने आजकल उन्हें क्या हो गया है, बस वो दिन भर अपने आत्मसम्मान की लड़ाई की ही बात करते हैं। नहीं मम्मी जी, मैं पापा जी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इस उम्र में बहुत सारे बुजुर्गों के साथ ऐसा होता है। तुम कितनी समझदार हो बहू, काश तुम्हारी समझदारी तुम्हारे ससुर जी को भी दिखाई देती। कोई बात नहीं मम्मी जी, आप बेकार में परेशान हो रहे हो, मैं ही मैनेज करती हूँ। हे भगवान, मुझे इस उम्र में ये सब क्या देखने को मिल रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी बहू इतनी समझदार है, वरना अगर कोई दूसरी बहू होती ना, तो उसने तो अब तक घर में इनकी बातों का तुल का तमाल कर दिया होता। अरे अपने पोता पोती की स्कूल जाने में भला नौकर जैसी क्या बात है, जो इनके आत्मसम्मान को इतना ठेस पहुंच रहा है। अब तो ना मुझे इन पर गुस्सा भी आने लगा है, लेकिन क्या करूं, मैं घर में सबका गुस्सा सहने के लिए ही तो मैं ही बैठी हूं। मम्मी, ये पापा को क्या हो गया है? एक डॉक्यूमेंट का बैग लेकर वो इतने गुस्से से घर से बाहर जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, लेकिन मेरी बातों का उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या वो जाने लगे हैं? रुको बेटा, मैं थोड़ी देर में आके तुमसे बात करती हूँ। पापा के मन में ये बात बैठ गई है कि हम उन्हें घर का नौकर बना देंगे या उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। ऐसे तो पापा नहीं समझने वाले हैं, उन्हें ये सारी बातें बहुत प्यार से ही समझानी होंगी। अरे सुनिए तो जी, आप कहाँ जा रहे हो? ममता, मैंने तो तुमसे कल ही कहा था ना कि मैं एक नई पारी की शुरुआत करने जाने वाला हूँ। अच्छा, तो आप फिर से नई नौकरी की तलाश में जा रहे हो? और तुम्हारा पीछे से टोकना जरूरी था क्या? बिना कुछ भी सोचे तुमने बस आकर मुझे टोक दिया। अब तो मुझे लगता नहीं कि मेरा काम बन पाएगा। अरे अब आप अपनी ये बेकार की जिद छोड़ दीजिए जी। ममता, मैंने एक बार कहा तो तुम्हें समझ में नहीं आता क्या कि मैं अपने आत्मा सम्मान की रक्षा करूंगा, लेकिन अपने बेटे बहू के आगे सेवक नहीं बनूंगा। अच्छा ठीक है, कम से कम आप अपना लंच तो लेकर जाए। रुकिए, मैं अभी आपका लंच ला कर देती हूँ। रहने दो, मैं फल आदि खाकर ही अपना काम चला लूंगा। हे भगवान, अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं? माँ, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप अपने बेटे बहू पर भरोसा रखें। हाँ बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमने तुम जैसे समझदार पुत्र को जन्म दिया है। और बेटा, अब तो हमारी बहू भी बहुत समझदार है, लेकिन तेरे पापा को ये बात समझ में क्यों नहीं आती बेटा? अब तो मुझे इन्हें लेकर बहुत परेशानी होने लगी है। लेकिन माँ, पापा ऐसे सोच ही क्यों रहे हैं? अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं बेटा, इनके मित्रों ने ना इनके मन में ये बात अच्छी तरह से बिठा दी है कि अब अपनी नौकरी से रिटायर हो गए हैं और अब घर में उन्हें कोई नहीं पूछेगा, अब उनका कोई भी मान सम्मान नहीं करेगा। और बेटा, अब इसलिए ये हर बात में बस यही कहते हैं कि मैं अपने आत्मसम्मान पर कोई भी आंच नहीं आने दूंगा और अपने आत्मसम्मान पर चोट नहीं पहुंचने दूंगा। माँ, उनके आत्मसम्मान पर चोट करने का प्रश्न ही नहीं है माँ। पापा घर में आराम से रहे और अपनी इच्छा अनुसार ही अपना जीवन जिए। और माँ, घर के कामों के लिए तो वैसे भी नौकर चाकर लगे हुए हैं ना, तो फिर ना जाने क्यों इन्हें ये लगता है कि अब हम उन्हें घर में जैसे अपना सेवक बना रहे हैं। अरे बेटा, हमारी इस विषय में तेरे पापा के साथ बहुत कहासुनी भी हो चुकी है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि इस विषय में अब मैं तेरे पापा से कोई बहस नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, मन ही मन में मैं बहुत बुरी तरह से डर भी गई हूँ। अरे इसमें डरने की क्या बात है माँ? अरे बेटा, अगर इसी तरह तेरे पापा तनाव लेते रहे ना, तो वो अपनी सेहत खराब कर बैठेंगे। आप चिंता मत कीजिए माँ, रिटायरमेंट के समय कई लोग इस तरह के तनाव के शिकार हो जाते हैं। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ माँ, मुझे देर हो रही है, बाकी बातें हम शाम को करेंगे। अरे माँ, आप रोइए मत। ठीक है बेटा, मैं तो बस तुम ही लोगों के विश्वास के भरोसे बैठी हूँ। इसी तरह 3-4 दिनों तक लगातार कैलाश बाबू नई नौकरी की तलाश में इस दफ्तर से उस दफ्तर भटकते रहते हैं। लेकिन एक दिन गौरव को किसी के द्वारा पता चला कि उनके पिताजी के विदाई समारोह के कार्यक्रम में उनके पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था।
लेकिन गौरव को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उनके पिताजी ने किसी से कुछ नहीं कहा और अकेले ही विदाई समारोह में चले गए। इसलिए गौरव ने अपने पिताजी को समझाने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला था। आप मेरी बात समझ गए हैं ना माँ? आपको पापा के सामने ऐसे दिखाना है कि जैसे आपको कुछ भी मालूम ही नहीं था। हाँ बेटा, मैं समझ गई। अरे भाई क्या बात है, माँ बेटे में क्या बात हो रही है? अरे कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है? और ये क्या आज कुछ है क्या घर में? तुम लोगों ने घर को कितने अच्छे से सजाया है। और ये क्या गौरव, आज तुम ऑफिस से बड़े जल्दी आ गए हो? हाँ पापा, आपके खिलाफ साजिश हो तो रही है। हम सबको ना आपसे बहुत ही सारी शिकायतें हैं। अरे बेटा ऐसा क्या कर दिया अब मैंने? क्यों पापा, जब आपके ऑफिस में विदाई समारोह था तब आपको तो सह परिवार आमंत्रित किया गया था ना, लेकिन फिर भी आप अकेले ही चले गए। हाँ जी, आपने तो मुझे भी एक बार नहीं पूछा। हाँ पापा, कम से कम आपको माँ को तो ले जाना चाहिए था ना, और आपने हम लोगों से भी नहीं पूछा। लेकिन तुम्हें किसने बताया बेटा? पापा, मुझे ये सब तो शर्मा अंकल ने बताया। क्या आपको हमारी भावनाओं की चिंता नहीं है? अरे हाँ बेटा, इन्हें हमारी भावनाओं की चिंता क्यों होगी? इन्हें तो बस अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जो करनी है। मम्मी आप रोइए मत। नहीं बेटा, बात वो नहीं है। मुझे लगा था कि मेरा बेटा इतना बड़ा इंजीनियर है और मेरी बहू नामी गिरामी डॉक्टर है, तो भला वो क्यों मुझ जैसे मामूली क्लर्क के विदाई समारोह में आएंगे। और ममता, तुम तो हमेशा पूजा पाठ और घर गृहस्थी में ही व्यस्त रहती हो। तो बस बेटा इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और मैं अकेले ही चला गया। हाँ, लेकिन हमारे दफ्तर में विदाई समारोह में सह परिवार जाने की परंपरा है। आपकी समस्या ये है पापा कि आप सब कुछ अपने ही दृष्टिकोण से देखते हैं। पापा, आप खुद को बार बार साधारण क्लर्क कहकर आप केवल स्वयं को नहीं बल्कि मेरे पिता को भी अपमानित करते हैं। मेरे पिता ने इसी नौकरी के बलबूते पर मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण किया है। और इतना ही नहीं पापा, आप साथ में उन हजारों लोगों का भी अपमान करते हैं जो इसी तरह की नौकरी करके अपने परिवार के लिए जीविका कमाते हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत और नई बात है बेटा कि कोई मेरे लिए भी ऐसी सोच रखता है। अरे क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? हाँ, पूछो पापा से कि ये क्यों रो रहे हैं। अरे बेटा, तुम कब आए अपने ससुराल से, और वो भी ऐसे अकेले? बेटा क्या कोई समस्या हो गई है क्या तुम्हारे परिवार में? नहीं पापा, नैना अकेली नहीं आई है, बल्कि मैंने उसे सह परिवार को बुलाया है मैंने कल, और कुछ अतिथि भी आ रहे हैं पापा। अरे क्यों बेटा, भला अतिथि क्यों आएंगे? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। कल कौन सा पर्व है बेटा? पापा, कल हम अपने पापा की रिटायरमेंट की पार्टी बना रहे हैं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारे परिवार में इस तरह के किसी भी आयोजन की परंपरा नहीं है। पापा, परंपरा बदली भी तो जा सकती है ना, और हमने कल की पार्टी में आपके सारे सहकर्मियों को भी बुलाया है। और नैना, पापा के हाथ से ना ये बैग ले लो और पूछो ये आज दोपहर तक कहाँ भटकते रहे। हाँ पापा बताए। देख लो नैना बैग खोलकर। पापा, इस बैग में आप अपनी डिग्रियां और बायोडेटा लेकर क्यों घूम रहे हैं? पापा, ये क्या इस उम्र में भी आप नौकरी की तलाश कर रहे हो? हाँ नैना, इसलिए तुम वो फाइल का बैग मुझे दे दो। नहीं पापा, मैं इसे ना ताला लगाकर अलमारी में रखूंगी ताकि पापा दोबारा इस फाइल को लेकर इधर से उधर ना भटके। इतना सब हो गया ममता, लेकिन तुमने मुझे इसकी भनक भी नहीं लगने दी। अरे मुझे भी कहाँ पता था जी, मुझे तो वैसे भी कोई भी कुछ बताता ही नहीं है। ना तुम कुछ भी बताते हो और ना तुम्हारे बच्चे मुझे कुछ बताते हैं, लेकिन मेरे आत्मसम्मान की चिंता किसे है? हाँ ममता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हाँ, तुम इस परिवार की धुरी हो, लेकिन कभी भी तुमने अपना रोना नहीं रोया। मैं ही एक परिवार में ऐसा था जो हमेशा आत्मसम्मान के नाम पर इतना आत्मकेंद्रित हो गया था कि अपने सिवा मैं किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था। हो सके तो मुझे माफ कर देना तुम लोग। आज मुझे ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि सच में मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो मेरे पास मेरे परिवार के रूप में मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे पास मुझे इतना प्यार करने वाला और मेरे आत्मसम्मान की चिंता करने वाला परिवार है। काश बेटा हर घर में तुम जैसे बेटे बहू हो, तो कभी किसी बुजुर्ग को किसी का सेवक या दास बनकर नहीं रहना पड़ेगा। तो देखा आपने कि कैसे मेरे पापा अपने आत्मसम्मान की रक्षा को लेकर परेशान थे, लेकिन उनका परेशान होना भी जायज है, क्योंकि आजकल के बच्चे अपने माता पिता को कुछ भी नहीं समझते, उनकी इज्जत नहीं करते, बल्कि बस एक तरह से अपने घर का नौकर ही समझते हैं। अपने बच्चों को संभालने के लिए और अपने घर के काम करने के लिए उन्हें अपना सेवक समझ लेते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गों को इससे भी कोई परेशानी नहीं होती है, वो ये सब कुछ भी खुशी खुशी कर लेते हैं। वो तो बस ये चाहते हैं कि बदले में उन्हें मान सम्मान मिले और उनके आत्मसम्मान को कभी भी ठेस न पहुंचे। तो बताइए दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी?
यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल पीकअबू हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।